डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10 में आपका चैप्टर चल रहा था, आज सातवीं चैप्टर 4 चल रहा था, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हमने आपको 6 क्वेश्चन आपको हम समझा चुके हैं और एनसीईआरटी जोन के केवल 3 क्वेश्चन आपको समझाना है, बताना है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको पिछले सप्ताह में जितना भी कोर्स हो चुका है वो कोर्स आपको कंप्लीट कर लेना है और आज से मतलब मंडे से, ठीक है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, दिन इस वाले सप्ताह में आपको सारा कोर्स जो है वो आपको चेक करा लेना है। ठीक है, तो इसके बाद आपका 7वां चैप्टर आता है, 7वां क्वेश्चन आपका आता है, वो आता है तो क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ चुके हो। और 7वां क्वेश्चन हमने आपको समझाया था क्या कि व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता करता है, ये हमने आपको बताया था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी जोन में क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है, वो कह रहा है क्या कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार से मदद करता है, यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हम इसे कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ पॉइंट बताते हैं कि कैसे मदद करता है। तो उत्तर इसका क्या है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में निम्न प्रकार से मदद करता है। इसका नंबर 1 पॉइंट क्या है कि सभी देश लगभग एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। सभी देश जो है वो व्यापार के लिए, बाजारीकरण के लिए, अपने आर्थिक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। प्रत्येक देश को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करना पड़ता है और आयात भी करना पड़ता है। आप जानते हो कि इस ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण के प्रोसेस में, वैश्वीकरण के इस समय में हर एक देश जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है और हर एक देश अपने व्यापार के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात करता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या है कि विदेश व्यापार घरेलू बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचाने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। अगर है कि विदेश व्यापार जो है घरेलू बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचाने के लिए पहुंचने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। ठीक है, उत्पादक जो होते हैं, मतलब जो वस्तुओं के निर्माता होते हैं, वे उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी अपनी उत्पादन की वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और वहां पर उन वस्तुओं को बेच करके, सेल करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादक लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट क्या है, इसी प्रकार से दूसरे देशों के उत्पाद वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम मतलब एक देश जो है वो दूसरे देश की उत्पादित वस्तुओं का आयात कर सकता है। साथ साथ में इतने इससे क्रेताओं के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादों के अन्य विकल्पों का भी विस्तार होता है। कहने मतलब क्या है कि वर्तमान समय में वैश्वीकरण के इस दौर में, ठीक है, कि जो हमारा देश है या कोई भी एक देश है वो दूसरे देश में बनी हुई, जो उस देश में नहीं बनती है, तो दूसरे देश में बनी हुई उन वस्तुओं का वो आयात कर सकता है और इससे क्रेताओं के समक्ष मतलब उपभोक्ताओं के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों में भी विस्तार होता है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट आपका क्या है कि विदेश व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। ठीक है, विदेश व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन भी होता है। ठीक है, मतलब चीन की बनी हुई वस्तुएं हमारे देश में बिकती हैं, हमारे देश की बनी हुई वस्तुएं चीन में बिकती हैं। इसी प्रकार से अमेरिका, जापान और अन्य देशों की वस्तुएं जो हैं वो हमारे देश में बिकती हैं और भारतीय कंपनियां जो हैं
वो अमेरिका, जापान आदि देशों के बाजारों में हमारी भारतीय वस्तुओं को भी वो बेचते हैं। तो इस प्रकार से जो विदेश व्यापार है वो एक दूसरे देश की बनी हुई, मतलब विदेश व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है और वस्तुओं का स्थानांतरण भी होता है। ठीक है, बाजार में इसे क्या होता है कि बाजार में वस्तुओं के विकल्पों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होती है, अर्थात जब घरेलू और विदेशी वस्तुएं एक समान की घरेलू और विदेशी वस्तुएं हमारे देश में उपलब्ध होती है, हमारे देश के बाजार में उपलब्ध होती हैं, तो हमारे पास में उन वस्तुओं की खरीद का विकल्प भी बढ़ जाता है और हम श्रेष्ठतम वस्तु को चुन सकते हैं जो सस्ती लगे और जो अच्छी प्रतीत हो, श्रेष्ठ प्रतीत हो, उसको खरीदने का हमारे पास विकल्प भी होता है। जिस प्रकार से आप देख लीजिए कि आप कपड़े धोने वाला साबुन ले लीजिए, तो हमारे देश में तमाम तरीके के कपड़े धोने के साबुन उपलब्ध हैं और होता क्या है कि ये कंपनियां अपने उत्पादों को, चाहे वो साबुन के रूप में हो, चाहे बदले के रूप में, चाहे किसी के रूप में भी हो, ठीक है। जैसे मान लिया कि एक ट्रैक्टर ले लीजिए, ट्रैक्टर तमाम कंपनियों के ट्रैक्टर आते हैं, ठीक है, स्वराज है, हिंदुस्तान है और स्कॉट वगैरह तमाम तरीके के आते हैं। तो ऐसी अवस्था में विदेशी व्यापार के खुलने से हमारे पास वस्तुओं को चुनने के ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। एक वस्तु का दूसरे बाजार में, एक वस्तु का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है और इससे हमारे पास में बाजार में वस्तुओं के विकल्पों की संख्या बढ़ जाती है, इससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है कि दो बाजारों से एक ही वस्तु का मूल्य एक समान लगता है। क्या है कि जब अधिक मात्रा में हमारे पास विकल्प उपलब्ध होते हैं तो उत्पादकों की स्पर्धा के कारण हमारे पास में वस्तुओं की उपलब्धता के ढेर सारे विकल्प होते हैं और हम श्रेष्ठतम वस्तु को आसानी से चुन लेते हैं। ठीक है, साथ साथ में स्पर्धा होने के कारण इन वस्तुओं के मूल्यों में भी लगातार समानता बढ़ती जाती है, मतलब एक समान मूल्य हो जाता है। ठीक है, इस वर्तमान में आप देख लीजिए, ठीक है, कोई भी उत्पाद हो अगर उसका वजन एक है, ठीक है, तो लगभग उसका मूल्य समान होने लगता है, समान हो जाता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी, कोई उत्पादक अपनी वस्तु को ज्यादा मात्रा में मूल्य में बेचेगा तो उपभोक्ता उसे नहीं खरीदेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए आप वॉशिंग पाउडर को ले लीजिए, ठीक है, तो लगभग क्या है कि अगर 1 किलो वॉशिंग पाउडर है तो उसका बाजार, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, चाहे वो घड़ी का हो, चाहे वो रिंग का हो, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, लगभग उसका मूल्य समान होता है क्योंकि लोग सस्ती और अच्छी वस्तुओं को तलाशने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है, मतलब मूल्य में समानता आने लगती है। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है, इस प्रकार विदेश व्यापार में दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर के भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं। ठीक है, ये समझने के बाद कि वैश्वीकरण के माध्यम से हजारों मील दूर बैठे उत्पादक जो हैं वो अपनी उत्पादित की गई वस्तुओं से दूसरे की उत्पादित वस्तुओं से आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ठीक है, उनको एक पास आने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद अब आप देख लीजिए, उदाहरण दे रहा है कि उदाहरण के रूप में कैसे विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, इसका एक उदाहरण दे रहा है। कह रहा है कि भारत में सूती व ऊनी वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है कि भारत में सूती व ऊनी वस्तुओं का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है और भारत में किसी भी अन्य देश द्वारा इसकी मांग करने पर इन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। ठीक है, भारत में सूती और ऊनी वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है और भारत में किसी भी देश द्वारा इन वस्तुओं की मांग करने पर
ठीक है, भारत इन वस्तुओं का निर्यात कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देख लीजिए तो कि भारत में खनिज तेल की कमी है, भारत में खनिज तेल की कमी है, अतः भारत खनिज तेल जो है क्या करता है, भारत खनिज तेल उत्पादक देशों से इसका आयात करता है। ठीक है, इस प्रकार से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में मदद करता है। ठीक है, आप समझ गए बात कि वैश्विक अर्थ से विश्व के सभी बाजार जो है वो लगभग एक हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में सूती और ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर किन्हीं अन्य देशों को सूती और ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता है तो भारत जो है वो सूती और ऊनी वस्त्रों का उन देशों में निर्यात कर सकता है, उन देशों को बेच सकता है। इसी के समान अगर भारत में खनिज तेल की कमी है, मतलब भारत में खनिज तेल का ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं होता, पेट्रोलियम पदार्थों का ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं होता है और हमेशा इसी ट्रेंड बनी रहती है, तो भारत जो है वो खनिज तेल उत्पादक देशों से खनिज तेल का बड़ी मात्रा में आयात करता है, मतलब बड़ी मात्रा में खनिज तेल उत्पादक देशों से खनिज तेल को खरीदता है। ठीक है, तो ये उदाहरण दे दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9, कहता है वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। ठीक है, वैश्वीकरण जो है वो भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का करा दीजिए। ठीक है, आप समझ लीजिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी जोन का, क्योंकि आज शास्त्र वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है अर्थव्यवस्था की वो सब इसमें दी गई है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको कोर्स भी तो अच्छा है ही, साथ साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको बहुत ही आसानी रहेगी और बहुत अच्छी तरीके से आप पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को आप समझ सकेंगे कि विश्व की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। तो क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वैश्वीकरण तो भविष्य में जारी रहेगा। ठीक है, और इसलिए क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष के पश्चात में हमारा जो विश्व है वो कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण बताएंगे। ठीक है, तो कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है कि निस्संदेह रूप से वैश्वीकरण भविष्य में भी जारी रहेगा। आज से लगभग 20 वर्ष पश्चात संपूर्ण विश्व एक बड़े बाजार के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक है, और इसके निम्नलिखित कारण भी हैं। क्या कारण है? नंबर 1 पॉइंट क्या है? नंबर 1 कारण क्या है? इस संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अत्यधिक विस्तार होगा। इस वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत ज्यादा, मतलब अत्यधिक ज्यादा मात्रा में विस्तार होगा। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार विश्व बाजारों को एक दूसरे के निकट ले आएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार जो है विश्व के बाजारों को एक दूसरे के बहुत ही निकट ले आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश से अत्यधिक वृद्धि होगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी। नंबर 4 पॉइंट क्या है कि श्रम की गतिशीलता बढ़ने से, श्रम की गतिशीलता बढ़ने से कुशल व अकुशल श्रमिक जो है वो समस्त विश्व में पाए जाएंगे। उत्पादन कार्य में कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक दोनों की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कुशल श्रमिक कौन होते हैं? कुशल श्रमिक वो होते हैं जिनके पास में काम करने के लिए तकनीकी रूप से जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी को होती है, मतलब किसी भी वस्तु के उत्पादन की जानकारी होती है। और अकुशल श्रमिक वो होते हैं, ठीक है, जिनको तकनीकी रूप से कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, दूसरी तरीके समझ लीजिए कि कुशल श्रमिक वे होते हैं, ठीक है, जिस श्रम को करने के लिए ज्ञान और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और अकुशल श्रमिक वो होते हैं कि जिस श्रम को करने के लिए कोई भी कुशलता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप लीजिए मोटर मैकेनिक, ये क्या है? कुशल श्रमिक है, तो इनको मोटर गाड़ी बनाने के लिए उनको तकनीकी रूप से जानकारी चाहिए होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख लीजिए तो
जो हमारे मजदूर होते हैं, जो घर या मकान बनाने का काम करते हैं, ऐसे मजदूर को किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कारीगर जो बताता है वो करने लगते हैं। ठीक है, तो कुशल और श्रमिक, कुशल श्रमिक क्या है, जिसको करने के लिए कुशलता की, ज्ञान की, तकनीकी की आवश्यकता होती है। और अकुशल श्रमिक जो होते हैं, जो श्रमिक कार्य करने के लिए किसी भी कुशलता पर निर्भर या ज्ञान पर निर्भर, तकनीकी पर निर्भर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से कह रहा है क्या कि श्रम की गतिशीलता बढ़ने से कुशल व अकुशल श्रमिक समस्त विश्व में फैल जाएंगे। नंबर 5 पॉइंट क्या है कि विभिन्न देशों के मध्य विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि भी होगी। ठीक है, वैश्वीकरण के माध्यम से विभिन्न देशों के मध्य विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होगी। 6 पॉइंट क्या है कि अत्यधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश व प्रौद्योगिकी का विभिन्न देशों के मध्य आवागमन भी होगा। वैश्वीकरण के माध्यम से बहुत सारी वस्तुओं का, मतलब अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का, साथ में प्रौद्योगिकी का विभिन्न देशों के साथ में आवागमन होगा। एक दूसरे के देशों के साथ में इसका स्थानांतरण भी होगा। नंबर 7 पॉइंट क्या है कि विभिन्न देशों में लोगों का बृहद स्तर पर आवागमन होगा, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं करने के लिए एक देश के लोग दूसरे देश की ज्यादा मात्रा में व्यापारिक यात्रा भी करेंगे। ठीक है, तो विभिन्न देशों में लोगों का बड़े स्तर पर आवागमन होगा, मतलब आना जाना होगा। नंबर 8 पॉइंट क्या है कि सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान में वृद्धि होगी। भाई, सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान में वृद्धि होगी। एक देश की संस्कृति जो है वो दूसरे देश में पहुंचेगी, दूसरे देश की संस्कृति हमारे देश में आएगी, क्योंकि हमारे देश के लोग जो अगर अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर वो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भारतीय लोग, तो भारतीय संस्कृति वो अमेरिका में ले जाएंगे। अमेरिका के लोग भारत में आएंगे तो वो अमेरिकी संस्कृति यहाँ पर लेकर के आएंगे। इस प्रकार से वैश्वीकरण के माध्यम से जब लोगों का एक देश का दूसरे देश में ज्यादा मात्रा में आवागमन होगा तो हमारे विश्व की संस्कृतियों का भी आवागमन होगा, मतलब एक देश की संस्कृति का दूसरे देश की संस्कृति में मिलन होगा, एक देश की संस्कृति दूसरे देश में पहुंचेगी। ठीक है, इसके बाद 9 पॉइंट क्या है, कह रहा है क्या कि रोजगार में वृद्धि होगी, संभवतः बेरोजगारी का समापन हो जाएगा। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया चलेगी तो वैश्वीकरण के माध्यम से रोजगार में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और शायद जो है संभव ऐसा भी हो जाए कि बेरोजगारी लगभग समाप्त ही हो जाए। ठीक है, नंबर 10 पॉइंट क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का लाभ भी प्राप्त होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा का लाभ भी प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण के माध्यम से विभिन्न देशों की कंपनियां हमारे देश में निवेश करेंगी, हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों में निवेश करेंगी। ठीक है, हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करेंगी, कंपटीशन करेंगी, और दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में आकर के निवेश करके वो प्रतिस्पर्धा करेंगी। इससे क्या होगा कि इन समस्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद अगला लास्ट पॉइंट क्या है कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। वैश्वीकरण के माध्यम से क्या होगा, लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा, क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार की तकनीकी, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में ज्यादा मात्रा में गुणात्मक सुधार होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, कह रहा है क्या कि मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, कह रहा है मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या क्वेश्चन कि मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क वितर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है। एक व्यक्ति कह रहा है क्या कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के आर्थिक विकास को क्षति पहुंचाई है, जबकि दूसरा कह रहा है क्या कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। तो इन लोगों को आप कैसे जवाब दोगे? ठीक है, इन लोगों को आप कैसे जवाब दोगे? अर्थात तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाई है
या लाभ पहुंचाया है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है आंसर क्या इसका दे रहा है कि दो व्यक्तियों को वैश्वीकरण के पक्ष व विपक्ष में तर्क करता हुआ पाने पर मैं ये कहूंगा कि वैश्वीकरण ने एक और हमारे देश के विकास को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। अगर दोनों तर्क कर रहे हैं कि वैश्वीकरण ने देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाई है या लाभ पहुंचाया है, तो मैं उन लोगों को ये कहूंगा कि वैश्वीकरण ने एक और तो हमारे देश को आर्थिक रूप से कोई भी हानि या कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई है, क्योंकि वैश्वीकरण विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। वैश्वीकरण ने रोजगार का सृजन किया है, रोजगार का निर्माण किया है। इससे धनिक उत्पादक लोग, इससे जो धनिक उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं, कुशल व अच्छे पढ़े लिखे श्रमिक जो हैं वो बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए, उनको लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है, देश में प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश बढ़ा है। उत्पादन व उत्पादकता का स्तर भी बढ़ा है वैश्वीकरण के माध्यम से। परिवहन व संचार की कम लागत के कारण विदेशी व्यापार का हिस्सा भी बढ़ा है। ठीक है भाई, जब वैश्वीकरण बढ़ेगा तो उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ेगी, तो इससे परिवहन व संचार की लागत के कारण विदेशी व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है। और वहीं दूसरी ओर वैश्वीकरण के कारण, ये तो हमारे लाभ हो गए, ये तो लाभ हो गए। दूसरी ओर देखा जाए तो वैश्वीकरण के कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े हैं, मतलब कुछ हानियां भी हुई हैं। कैसे कि कई छोटे छोटे उत्पादक जो हैं, है ना, और जो श्रमिक हैं वो बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण, है ना, विपरीत रूप से प्रभावित भी हुए हैं, उनको हानि भी पहुंची है। कैसे कि भारत अब इसके लिए क्या करना है, क्या कह रहा है कि कई छोटे छोटे कारखाने किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं, कई छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए हैं और वे वैश्वीकरण के लाभों से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वैश्वीकरण से केवल उन्हीं को लाभ प्राप्त होता है जो धनी वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, गरीब मजदूर जो है, मतलब जो गरीब श्रमिक लोग हैं, अकुशल मजदूर जो हैं, उनको वैश्वीकरण के माध्यम से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और तकनीकी ज्ञान के ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाने पर जो अकुशल श्रमिक हैं इनके रोजगार भी छिन जाते हैं, इनके रोजगार भी समाप्त हो जाते हैं और वो बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो कई छोटे छोटे कारखाने, क्योंकि बड़े छोटे छोटे कारखाने जो होते हैं वो बड़े बड़े कारखानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, इसलिए बड़े बड़े कारखानों के सामने छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इससे बड़ी मात्रा में श्रमिक जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से वैश्वीकरण के माध्यम से जो ये श्रमिक वर्ग है उनको रोजगार से छीन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार, इसलिए इसका उपाय ये किया जाना चाहिए कि भारत सरकार को ये चाहिए कि वह वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत बनाने का प्रयास करें। ठीक है, न्याय संगत वैश्वीकरण जो है वो सभी के लिए एक समान अवसरों का सृजन करेगा, एक समान अवसरों का निर्माण करेगा, साथ साथ में ये भी सुनिश्चित करेगा, निश्चित करेगा कि इसके लाभों से सभी को उपयुक्त रूप से, इसके लाभों में, वैश्वीकरण के लाभों में सभी लोगों को समान रूप से हिस्सेदारी मिल सके। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 3 क्वेश्चन हुए एनसीईआरटी जोन के। ठीक है, आशा करता हूं कि आपने इसको समझा होगा और जो मैंने बताया था उसको आप ध्यान रखोगे। क्लास 10th के बच्चे जो मल्लाम पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के हैं वो इस सप्ताह में जितना मैंने आपको बताया था कोर्स, उतना कोर्स आपका फेयर होना चाहिए, रिटन होना चाहिए और स्कूल से आकर के, स्कूल में आकर के आप उसको चेक करा लीजिए। ठीक है, और इसके बाद में जो अगला चैप्टर आपका है वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए